हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी की जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। और आज की हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आपने इसके पहले का जो वीडियो है उसको नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, तो उसका भी क्वेश्चन पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो हमारा पीजीटी का सिलेबस था और ये जीआईसी का, ये कम से कम 90 या 95% सिलेबस जो है हमारा वो सेम है। तो आप लोग इसके पहले के जितने हमने पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है सिलेबस के टॉपिक वो सेम है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से। उसमें कम से कम 25 वीडियो हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन उसको देखिए और सॉल्व करिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष 8वां पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी? 1992, 1991, 1990, 1989। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। देखिए, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1992 में शुरू हुई थी। इसके पहले प्रथम पंचवर्षीय जो योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी, 1951 से 1956 तक। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक। उसके बाद चौथी जो थी वो थी 1974 से 1979 तक। और छठी जो थी वो थी 1980 से 1985। और सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1992 से 1997 तक। इसके बाद जो हमारा नवा पंचवर्षीय योजना था 1997 से 2002 तक था। और जो 10वां पंचवर्षीय योजना था वो था 2002 से 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी सामाजिक नियोजन समाहित है प्रजातांत्रिक नियोजन में, समग्रवादी नियोजन में, पूंजीवादी नियोजन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्रवादी नियोजन में। जो साम्यवादी सामाजिक नियोजन है ये समग्रवादी नियोजन में समाहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्व एवं समाज जुड़वा है? मार्गरेट मीड, ई गॉफमैन, जिन्सबर्ग, C.H. कूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C.H. कूले। C.H. कूले ने कहा था कि स्व और समाज जो है वो जुड़वा बहनें हैं। इन्होंने अपना समाजीकरण का सिद्धांत दिया हुआ था, तो उसी में इन्होंने ये बात कही थी। देखिए, कूले के अनुसार व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है, यानी व्यक्ति ही समाज को बनाता है। और जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व की जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में अनुभव करता है, यानी जो स्व होता है उसी का अनुभव व्यक्ति जीवन में करता है और उसी के द्वारा उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो स्व और समाज क्या है, जुड़वा है, क्योंकि स्व का जो विकास होता है वो समाज में ही होता है और बिना समाज के स्व का विकास नहीं हो सकता है। जब समाज के साथ उसकी अंतर्क्रिया होती है तब क्या होता है, स्व का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? एक स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बन जाना, पुत्र का पिता से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस नामित होना। तो देखिए, सबसे पहले क्षैतिज गतिशीलता होता क्या है? क्षैतिज गतिशीलता जो होता है इसमें हमारा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, केवल स्थान परिवर्तन होता है। यानी कोई पद परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति जिस पद पे है उसी पद पे रहेगा, लेकिन कहीं दूसरे स्थान पे उसका मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर वो कोई एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसके पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण। तो देखिए, जिला अधिकारी जो है एक जिले से दूसरे जिले में चला गया लेकिन उसका पद वही है, तो ये क्या होगा, क्षैतिज गतिशीलता होगा। और
एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस नामित होना, ये क्या है, ये उदग्र गतिशीलता है, क्योंकि इसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले पीसीएस अधिकारी था, फिर वो उससे और ज़्यादा ऊंचे पद पे पहुंच गया यानी आईएएस अधिकारी बन गया, तो क्या हुआ, उसमें उदग्र गतिशीलता हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है? डीएन मजूमदार, एनके बोस, आंद्रे बेते, एमएन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएन श्रीनिवास। तो देखिए, एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा दी थी और इन्होंने बताया था कि इसके द्वारा कैसे समाज में गतिशीलता होती है। और एमएन श्रीनिवास का कहना था कि भारतीय समाज जो है इसमें क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा गतिशीलता संभव है। और जो जाति संस्कृतिकरण करती है वह अपने आसपास की दूसरी जातियों की तुलना में ऊंची उठ जाती है। यानी संस्कृतिकरण जो होता है उसमें क्या करता है, कोई मतलब नीची जाति है तो वो जो उनसे ऊंचे कास्ट के लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, जो दृढ़ जातियां होती हैं, तो उनका अनुसरण करते हैं, यानी उनकी नकल करते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका थोड़ा बहुत उनमें तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। तो एमएन श्रीनिवास ने कहा था कि पद परिवर्तन हो जाता है, पद मूलक परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो जातियां संस्कृतिकरण करती हैं तो उनके स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उनका जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है वो नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाइयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना उदाहरण है राजनीतिक गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, उदग्र गतिशीलता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज गतिशीलता का। देखिए, ईसाइयत में एक अस्पृश्य का धर्मांतरित होना, यानी ईसाइयत में कोई अस्पृश्य है, उसने धर्म अपना परिवर्तन कर लिया, लेकिन उसमें क्या होगा, केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। चूँकि क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है कि पद में परिवर्तन मतलब पद में परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है क्या कहलाता है? मतलब वो परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता है क्या कहलाता है? क्षैतिज गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, सामाजिक अस्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज गतिशीलता। क्योंकि क्षैतिज गतिशीलता जो होती है इसमें व्यक्ति के परिस्थिति में यानी स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आता है। और ये क्षैतिज गतिशीलता और उदग्र गतिशीलता, इसको दो भागों में बांटा था सोरोकिन ने। इन्होंने बताया था कि क्षैतिज गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है, यानी चला जाता है, मतलब बिना सामाजिक वर्ग पद में परिवर्तन किए परिस्थिति एवं भूमिकाओं पर विशेष रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता। कारण है, विचलन एक अनुचलन समाज में प्रवाहमान प्रक्रियाएं हैं। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, कोई भी समाज विचलन से मुक्त नहीं हो सकता, ये तो सही है, क्योंकि विचलन एक अनुचलन समाज में प्रवाहमान प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और ये विचलन और अनुचलन, ये जो है, ये दो प्रक्रियाएं हैं समाज में जो प्रचलित हैं, और इन दोनों के बीच एक प्रकार का निरंतरता पाई जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब है कि दोनों जो अवधारणाएं हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सापेक्षिक अर्थ के हैं। कोई भी समाज जो है वो बिना विचलन के नहीं रह सकता है और ना ही बिना अनुरूपता के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श शून्यता की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, आर के मर्टन, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइल दुर्खीम। आदर्श शून्यता शब्द का सबसे पहले देखिए जो प्रयोग किया था वो एमाइल दुर्खीम ने किया था, सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए। देखिए, एमाइल दुर्खीम का कहना था कि ऐसी जो दशाएं होती हैं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, लेकिन इनका अभाव अगर व्यक्ति मतलब इनके अभाव में रहता है तो वो क्या करता है, आदर्श शून्यता की स्थिति दर्शाती है।
और ये दुर्खीम के बाद इसका प्रयोग किसने किया था आदर्श शून्यता का? मर्टन ने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था? दुर्खीम ने किया था, उसके बाद मर्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मर्टन के अनुसार मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारागर्द, चिरकालिक शराबी एवं मादक द्रव्य सेवी हैं। तो कौन है? अनुरूपतावादी, नवाचारी, कर्मकांडवादी, अपवर्तनवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तनवादी, यानी जो रिट्रीटिज्म होता है। देखिए, मर्टन के अनुसार व्यवहार का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति ना तो साध्यों को स्वीकार करता है और ना ही इन्हें प्राप्त करने के लिए वैध जो संस्थागत साधन होते हैं उनको मानता है, तो वो क्या कहलाता है? वो अपवर्तनवादी कहलाता है। और इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत मनोविकृत यानी जो मानसिक रूप से सही नहीं है, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवारा, शराबी तथा मादक द्रव्य सेवी आते हैं, जो कि ना ही साध्यों को मानते हैं और ना ही संस्थागत जो साधन होते हैं उसको ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? E.H. सदरलैंड, होवर्ड एस बेकर, डेविड मार्जा, मार्शल बी क्लेनार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड एस बेकर। तो देखिए, विचलन के नामकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले देखिए दिया था, सबसे पहले तो इसकी बात शायद किया था लैमर्ट ने, लेकिन इसका जो सिद्धांत है उसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं हार्वर्ड एस बेकर। अगला क्वेश्चन देखिए। चार्ल्स कोले ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, सोशियोलॉजी, कल्चर सोशियोलॉजी, द सोशल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, औपचारिक नियंत्रण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक नियंत्रण का। देखिए, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना ये एक नकारात्मक नियंत्रण है। और नकारात्मक नियंत्रण जो होता है ये इसमें क्या होता है? दंड द्वारा सही व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जाता है। और इसमें जो दंड होता है उसका क्या स्वरूप होता है? मतलब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, व्यंग आपके ऊपर कसेंगे, आलोचना करेंगे आपकी, और इसके अलावा आपको समाज से बाहर कर देंगे। यानी अगर आपने अपने जाति में शादी नहीं किया और किसी और जाति में आपने विवाह किया है तो वो क्या होगा? फिर उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि जाति जो होता है ये बंद वर्ग है। आप अपनी जातियों के जो नियम कानून है उसको ही मान सकते हैं। अगर आप अपने जाति के खिलाफ जाते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं समाज द्वारा दंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसका कथन है कि भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है? रेमंड फर्थ, D.N. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, C.W. क्रुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, D.N. मजूमदार। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। जातिवाद से हमारा तात्पर्य है अपनी ही जाति के पक्ष में अभिनति, प्रत्येक जाति के विरुद्ध अभिनति, न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनति, कुछ ही जातियों के पक्ष में अभिनति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न केवल अपनी ही जाति के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनति। तो यानी जातिवाद जो होता है उसमें क्या होता है कि लोग अपनी जातियों का गुणगान तो करते ही करते हैं, लेकिन बल्कि दूसरी जो जातियां हैं उनकी बुराई भी करते हैं। तो ये क्या होता है? जातिवादी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं जाति के संबंध में सही हैं? जन्म पर आधारित होती है, सदस्यता प्रदत्त होती है, गतिशीलता लंबवत होती है, व्यवसाय वंशानुगत नहीं होता है। तो जाति की इसमें से कौन कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, जन्म पर आधारित होती है, ये तो सही है। सदस्यता प्रदत्त होती है, ये भी सही है। यानी व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया उसी जाति में वो पूरी जिंदगी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अर्जित करके दूसरी जाति में चला जाएगा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने जाति का प्रजाति सिद्धांत दिया है? नेस्फील्ड, होकार्ट, हर्बर्ट रिजले, G.S. घुरिये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट रिजले। तो जाति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने दिया था।
और होकार्ट एवं सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया हुआ था, और जो नेस्फील्ड हैं इन्होंने व्यावसायिक सिद्धांत दिया हुआ था, और राजनैतिक सिद्धांत दिया था अब्बे डुबाय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था नहीं है? श्रम विभाजन, संपत्ति, भूस्वामित्व, कृषि उत्पाद। तो इसमें पूछा है कि आर्थिक संस्था कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर से कहा गया है। कथन ए है, एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा प्रबंधित होती है। कारण दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होता है। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, देखिए कथन ए है, एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा प्रतिबंधित होता है, ये सही है। और दूसरा, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी। देखिए इस्लाम, ईसाई, हिंदू ये सारे के सारे ईश्वर को कहीं ना किसी रूप में मानते हैं, लेकिन यहूदी जो है और जो बौद्ध धर्म होता है ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी ये अनीश्वरवादी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डाक, टायलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलिनोवस्की। तो देखिए मेलिनोवस्की ने विवाह को बताया था कि विवाह जो है ये बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण हैं? पत्नी, भाई, ससुर, पिता। तो इसका कूट में जवाब देना है। देखिए पत्नी जो होती है ये भी विवाह संबंधित होती है, और ससुर जो होता है ये भी वैवाहिक संबंधी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। और भाई और पिता जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये रक्त संबंधी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्त विवाह यानी मान्य विवाह है? ब्रह्म, आर्ष, गांधर्व, असुर, यानी जो समाज में जो समाज द्वारा मान्य है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, और यहाँ सिर्फ यही दो मान्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। बाकी गांधर्व विवाह, असुर विवाह ये मान्य नहीं है। और देखिए हिंदू धर्मशास्त्र में 8 विवाह, 8 तरीके के विवाह बताए हुए हैं, जिसमें से 4 मान्य हैं यानी प्रशस्त कोटि के हैं, और 4 जो अमान्य हैं वो प्रशस्त कोटि के नहीं माने जाते हैं। तो जिसमें देखिए ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 मान्य हैं। और इसके अलावा गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह ये मान्य नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के स्वरूप पूछा है, कितने होते हैं? हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने स्वरूप होते हैं? 2, 4, 8, 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं। अभी जिसके बारे में हमने बात की कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, और गांधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस और असुर विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ससुर का भाई। तो जो तृतीयक नातेदार हैं हमारे वो होगा इसमें ससुर का भाई, और पिता का जो भाई है वो हमारे द्वितीयक नातेदार हैं। माता का भाई जो है ये सारे के सारे हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, दादा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जान लीजिए। देखिए जीपी मर्डाक ने नातेदारी को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। तो जो जीपी मर्डाक थे इन्होंने जो प्राथमिक नातेदार के 8 प्रकार बताए हुए थे, और द्वितीयक नातेदार के इन्होंने 33 प्रकार बताए हुए थे, और तृतीयक नातेदार के 151 प्रकार। अभी इसमें से एक क्वेश्चन भी आया था पीजीटी में, उसमें पूछा था द्वितीयक नातेदार पूछा था कि हाँ उसमें पूछा था तृतीयक नातेदार कितने प्रकार के बताए थे जीपी मर्डाक ने। तो कहीं ना कहीं सिलेबस जीआईसी का और पीजीटी का बहुत ज़्यादा सेम है और क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से मतलब सॉल्व करिए, और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अगला क्वेश्चन देखिए, नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? वैवाहिक एवं पड़ोस के संबंध, वैवाहिक एवं सामुदायिक संबंध, विवाहजन्य एवं समरक्त संबंध, समरक्त एवं सामुदायिक संबंध। तो नातेदारी संबंधी दो ही प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाहजन्य एवं समरक्त संबंध। यानी विवाह के द्वारा जो नातेदारी बनती है, यानी जब दो परिवारों में शादी विवाह होता है तो कहीं ना कहीं नातेदार बढ़ते हैं, तो एक विवाह संबंधी हो जाता है और दूसरा होता है रक्त संबंधी, जो कि प्रदत्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, विस्तृत परिवार, बहुपत्नी विवाह परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत परिवार। तो देखिए, विस्तृत परिवार जो होता है उसमें मतलब 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। तो इसमें एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ रह रहा है, तो एक विस्तृत परिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन एक को ए तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। तो कथन ए है, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सर्वाधिक प्रचलित थी। कारण है, एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति उन्नत होती है। तो देखिए, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, ये सही है। एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति उन्नत होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ए तथा आर सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन विवाह के संबंध में सही हैं? विवाह एक संस्था है, विवाह एक समिति है, विवाह एक संविदा हो सकता है, विवाह एक समूह हो सकता है। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो विवाह एक संस्था है, ये बात सही है। विवाह एक समिति है, ये बात गलत। विवाह एक संविदा हो सकता है, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब कि विवाह हमारा धार्मिक भी हो सकता है और संविदागत भी हो सकता है। विवाह एक समूह हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है? लावेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर के मर्टन, एमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइल दुर्खीम। देखिए, दुर्खीम का कहना था कि जो आत्महत्या है ये एक सामाजिक घटना है, यानी सामाजिक तथ्य है, जिसका संबंध सभी समाजों में और सामाजिक संरचना से होता है। आत्महत्या जो होती है ये सामाजिक सुदृढ़ता से जुड़ी होती है। यानी सुदृढ़ता अधिकता, आत्महत्या कम, और सुदृढ़ता कम है तो आत्महत्या अधिक। यानी जिस समाज में जो सुदृढ़ता होती है, अगर वो अधिक होती है तो वहाँ पे आत्महत्या की दर कम होगी, लेकिन अगर सुदृढ़ता वहाँ पे कम है तो वहाँ आत्महत्या ज़्यादा होगी। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोज़ आपको मिलेंगी इस पर, और बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं अभी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियोज़ जब भी अपलोड हो आपको तुरंत जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।